लिए घटना रांची के मेन रोड स्थित ब्लेयर अपार्टमेंट की है। रात करीब 11 बजे जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। फिलहाल घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और एफएसएल की टीम भी मदद कर रही है। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले व्यवसायी अनुराग सरावगी किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे और उसके बाद छलांग लगा दी। 55 साल से कारोबारी सरावगी की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को रिम्स भेजा गया है। उम्र इनकी 55 साल बताई जा रही है। बुजुर्ग माता पिता है कारोबारी के घर में, पत्नी और बच्चे फिलहाल चेन्नई में हैं। तो व्यवसायी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी है। अनुराग सरावगी ने कूदकर जान दे दी है और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। सुसाइड से पहले व्यवसायी अनुराग सरावगी किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे। सीटीआर निकाला जा रहा है कि आखिर वो कॉल किसको उन्होंने किया था, किससे बात हो रही थी और इस खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। एक व्यक्ति का अपार्टमेंट से कूद के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, उसी पे हम लोग आए हुए थे। हिंदपीढ़ी थाना और हमारे सिटी एसपी सर आए थे और अभी यहाँ एफएसएल का टीम भी आया हुआ है। जो भी हम लोग अगर कार्रवाई करना है विधिवत हम लोग उस पर एफएसएल टीम के द्वारा किया जा रहा है। और नीचे जहाँ पे डेड बॉडी पाया गया वहाँ पे जितने भी मोबाइल वगैरह उनका सामान वगैरह मिला उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया और उनका रूम ऊपर में 6th फ्लोर में है, उस पर भी हम लोगों ने देखा कि कहाँ कैसे हुआ है। उसका जो भी एविडेंस वगैरह है उसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, कुछ वजह स्पष्ट हो पा रही है? एफएसएल की टीम पहुंची है, पुलिस कुछ कह रही है? जी, इस पूरे मामले में एफएसएल के द्वारा भी जांच की गई है, कई साक्ष्यों का संकलन किया गया है। तो वहीं परिजनों और से बात करें तो जो करीबी हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। घर में उस वक्त जब ये घटना हुई एक नौकरानी मौजूद थी और उससे जो पूछताछ हुई है पुलिस को उसमें जानकारी मिली है कि उसी वक्त इस घटना से कुछ देर पहले ही जो सरावगी हैं उन्हें एक फोन आया था और उसे लेकर काफी वो विवाद भी हो रहा था फोन पर और उसी के बाद वो बालकनी में बात करते हुए चले गए। काफी चीखते चिल्लाते हुए विवाद के साथ ये बातचीत थी और उसी के बाद ये कदम उन्होंने उठाया। हालांकि अब तक जो कारण है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाए हैं कि किन वजहों से इस घटना को मतलब आत्महत्या की घटना जो है उनके द्वारा कारित की गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही तमाम लोग, क्योंकि पत्नी और जो के बेटे हैं वो फिलहाल चेन्नई में मौजूद हैं, जिस वजह से उनके आने का भी इंतजार किया जा रहा है और उनके आने के बाद जो कुछ चीजें जो अब तक पर्दे के पीछे हैं शायद वो सामने आ सकती हैं। तो फिलहाल पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है और आत्महत्या की वजहों को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी उसने जहां पर घटना हुई है, जहां पर उनका शव पड़ा था वहां पर और फिर कमरे के अंदर जो छठे माले पर उनका आवास है वहां पर भी जाकर तमाम साक्ष्यों का संकलन किया है। ओम प्रकाश, ये व्यापारी थे, बाकी इनके पृष्ठभूमि की बात करें तो किसी से कोई साजिश, कोई शंका, कौन कौन से परिवार में लोग? जी, जो माता पिता हैं वो उसी ब्लेयर अपार्टमेंट के 3रे माले पर रहते हैं। उनका एक और फ्लैट है जहां पर उनके माता पिता रहते हैं। छठे माले पर ये खुद रहते हैं। हालांकि जो पत्नी और बेटे हैं वो इस वक्त चेन्नई गए हुए हैं। घर में ये अकेले थे, उस वक्त एक नौकरानी के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। तो इस तमाम चीजों की छानबीन की जा रही है। ये पेशे से एक बड़े बिल्डर थे। मेन रोड में भी इनका जो मॉल है वो भी मौजूद है और इसके साथ ही कई अपार्टमेंट और कई बिल्डिंग का काम इनके द्वारा किया गया है रांची में। तो सब मामले की तफ्तीश कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश या किसी तरह का दबाव या फिर कोई अन्य चीजें हैं। इन तमाम चीजों को भी खंगाला जा रहा है। जी, वो कॉल पे बात भी कर रहे थे इस घटना के थोड़ी देर पहले। किसको कॉल किया होगा, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, अब तक इस संबंध में जानकारी नहीं साझा की गई है। पुलिस का कहना है कि वो फोन की भी जानकारी जुटा रही है, क्योंकि फोन जो था वो उनके साथ ही गिरा था, तो जिस वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो
अब सीडीआर और तमाम चीजें जो हैं वो खंगाली जा रही है कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं। देर रात की घटना है तो इस वजह से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चीजें जो है वो जल्द ही स्पष्ट होने की उम्मीद है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश, नजर बना करके रखिए इस अपडेट पर, शुक्रिया। बढ़ते आगे, चेन्नई में शेखपुरा के एक व्यक्ति, उनकी पत्नी और बच्चे की ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। तीनों के शव को शेखपुरा स्थित उनके गांव लाया गया, जहां पूरा माहौल मातम में बदल गया। वहीं डीएम के निर्देश पर श्रम अधीक्षक मृतक के गांव पहुंचकर मुआवजा सहित अन्य लाभ देने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि मृतक गौरव तमिलनाडु के चेन्नई में गार्ड था, लेकिन अचानक हुई इस ट्रिपल मर्डर ने सभी को सदमे में डाल दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक चेन्नई पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ चल रही है ताकि हत्या के कारणों का खुलासा हो सके। नौकरी करते उनकी किसी ने हत्या कर दी, उनके परिवार के लोगों का भी, और ये डेड बॉडी मिला। उसके बाद चेन्नई प्रशासन से हम लोगों ने संपर्क किया। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार इनको जो मुआवजा इनका बनता है प्रवासी मजदूरों के लिए, वो मुआवजा हम लोग इनको भुगतान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में परीक्षा से संबंधित विषयों, तनाव मुक्त रहने की जरूरत और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने जैसे मुद्दों पर छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह 9वां संस्करण होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। कैसे तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दिया जा सके, कैसे मानसिक स्थिति को बेहतर इस परीक्षा के दबाव से रखा जा सके, इस पर टिप्स देंगे। तो परीक्षा पे चर्चा जिसका 9वां संस्करण और बोर्ड एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्स बेहद ही कारगर साबित होते हैं उन बच्चों के लिए जिनके जहन में परीक्षा को लेकर के एक दबाव भी बना रहता है। तैयारी वो करके रखे हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा हॉल के अंदर कैसे बेहतर पेपर दिया जा सके, इस पर टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहतर साबित होता है। और देखिए, बड़ी खबर है, सीटेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 7 और 8 फरवरी को परीक्षा होगी। 140 शहरों में ये सीटेट की परीक्षा ली जानी है। दोनों दिन पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीटेट का एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। 7 और 8 फरवरी को परीक्षा होगी। 140 शहरों में सीटेट की परीक्षा होनी है। दोनों दिन पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। वेबसाइट से अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले के बाद सभी शहरों पर गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा की पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में भी पुलिस लगातार कई हॉस्टल की पड़ताल कर रही है और सुरक्षा मानकों का जायजा लेने के साथ ही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कई अनिवार्य दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। न्यूज 18 ने भी लगातार हॉस्टल की लड़कियों की सुरक्षा को लेकर मुहिम चलाया था, जिसका नाम दिया था हॉस्टल की लड़कियों को बचाना है। जाहिर है कि सरकार और प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और अब गर्ल्स हॉस्टल छात्राओं के लिए कितना सुरक्षित है, इसकी पड़ताल हो रही है। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले में अब सियासत जहां गर्म है, वहीं अब बिहार सरकार ने भी इसको लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय से भी आदेश दिया गया है कि तमाम हॉस्टल जो है उनकी जांच पड़ताल की जाए, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं इसकी पड़ताल की जाए। मुजफ्फरपुर पुलिस भी इस मामले में जो है वह अब एक्शन मोड में आ गई है। अभया ब्रिगेड जो कि डीजीपी के द्वारा आदेश दिया गया है कि उस ब्रिगेड को एक्टिव किया जाए और तमाम जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी जांच पड़ताल। इस वक्त आप देखेंगे मिठनपुरा इलाके में हॉस्टल जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां पर टीम पहुंची है और जांच कर रही है, तमाम पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ पूछा गया है कितना दिन से हॉस्टल चलता है, मालिक का क्या नाम है, मोबाइल नंबर मालिक का लिया गया है, हमारा नाम पता पूछा गया, मेरा नाम नंबर लिया गया। मैडम एक है ऊपर गई, बची सबसे मिले, अच्छा लगा उनको मिल के आए। पहला चीज है कि जो पंजीकरण है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल या लॉज है तो आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। उसके अलावा जो भी स्टाफ हैं वहाँ के लॉज के या हॉस्टल के, उनका पुलिस के द्वारा सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाएगा।
उसके अलावा फिर हम लोग जो बुनियादी सुरक्षा ढांचा है उसमें सबसे पहले सीसीटीवी की निगरानी रखना अनिवार्य होगा, एक कंपलसरी किया गया है लॉज और हॉस्टल्स पे। कहीं न कहीं पटना में नीट छात्रा की जो मौत हुई है और इसको लेकर जो खुलासे हुए हैं उसके बाद जो है पुलिस मुख्यालय भी अब अलर्ट मोड में आ गई है और इसको लेकर तमाम हॉस्टल पर अब निगरानी रखी जा रही है और विशेष इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद न्यूज 18 लगातार गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर मुहिम चलाया, जिसका असर अब दिखने लगा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए हैं। साथ ही हॉस्टल संचालकों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके बाद अब भागलपुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। भागलपुर पुलिस सुंदरवती महिला कॉलेज एरिया के लॉज में जाकर लॉज संचालकों को नियम की कॉपी दी, साथ ही तमाम लॉज की मैपिंग भी की जा रही है। पुलिस ने साफ कहा कि अगर लॉज संचालक दिशा निर्देश को नहीं मानेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लॉज ऑनर भी इलाके में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, न्यूज 18 ने लगातार मुहिम चलाई कि हॉस्टलों में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है, गाइडलाइंस किस तरीके की है, लड़कियों की सुरक्षा के मानक क्या रखे गए हैं, इस पर लगातार हमने मुहिम चलाई और इसका असर भी व्यापक तौर पर देखने को मिला। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर हुआ कि लगातार चाहे वो सम्राट चौधरी हो, पुलिस प्रशासन हो, अब अलग अलग हॉस्टल में जाकर के जायजा ले रही है। जितने भी यहाँ पे इस एरिया में लॉज और हॉस्टल या इस तरह के जो भी संस्थान संचालन कर रहे हैं लोग, उनसे संपर्क स्थापित करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको ये बताएं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। साथ में थाने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि थाने को क्या ध्यान में रखना है। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक मैपिंग कर रहे हैं, जिसके तहत हम सारे लॉजेस के जो ओनर हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय द्वारा दिया गया है वो उनको बताया। और इस रोड में, इस सराउंडिंग में लगभग 50,000 बच्चियाँ रहती हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली है, SM कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, अन्य कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाली बच्चियाँ लोग रहती है। और आज दिन लड़का लोग ताना मारता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। जब लड़कियां विरोध करती है तो यहाँ के लोकल लड़के और कुछ सामाजिक तत्व के लोग तेजाब छींटने की बात करती हैं, जान मारने की धमकी देते हैं। हम हॉस्टल ओनर हैं, हम लोग अगर विरोध करते हैं हम लोगों के साथ भी लोकल लड़का गोली मार देने का धमकी देता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का गश्ती बढ़ाना, लोगों से पूछताछ करना, ये बहुत ही जरूरी है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के बाद लगातार न्यूज 18 के द्वारा जो है मुहिम इस खबर को लेकर चलाया गया। वहीं हॉस्टलों की क्या हाल है इसको भी दिखाया गया, जिसके बाद गृह मंत्री और बिहार के DGP ने जो है एक निर्देश निकाला है, जिसमें हॉस्टल को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि भागलपुर पुलिस जो है एक्शन मोड में आ चुकी है और SM कॉलेज रोड में जो है सभी हॉस्टलों की जो है जांच की जा रही है और उन्हें जो नियम बनाए गए हैं वो पत्र सौंपा जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि कोई भी बाहरी लड़का जो है हॉस्टल में एंट्री नहीं कर सकता है। CCTV फुटेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं, CCTV कैमरे, और लगातार जो है पुलिस जो है कई बिंदुओं को लेकर जो है अब जो है लगातार हॉस्टलों की जांच करने में जुट गई है। लगातार न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जो है भागलपुर पुलिस जो है एक्शन मोड में आ गई है और लगातार उनका कहना है कि ये जांच जो है लगातार की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि संवेदना की मौत के बाद जो है पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है और जो हॉस्टल जो इस तरह से चलते थे जिसमें कोई नियम नहीं होता था, उसमें एक नियम बनाया गया है, जिसके तहत जो है हॉस्टल जो चला रहे लोग हैं उनको नियम की कॉपी थमाई जा रही है और उस अनुसार ही उन्हें हॉस्टल संचालित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। बड़ी खबर भारत नेपाल सीमा मोतिहारी से है, जहां बॉर्डर पर नो मेंस लैंड एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ SSB जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। पिलर संख्या 388 से 389 के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने नो मेंस लैंड होने के बावजूद अतिक्रमण कर मवेशी को बांधने के लिए झुग्गी झोपड़ी बना ली थी, जो सीधे सीधे अवैध कब्जा था और इन्हें झुग्गी झोपड़ी से कई बार कई तरह की तस्करी की शिकायत मिल चुकी थी, जिसे SSB जवानों ने गंभीरता से लिया और एक एक अवैध निर्माण को वहां से हटाकर पूरे इलाके को खाली करा दिया। बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर पूर्वी चंपारण में करीब 50 किलोमीटर इलाका नेपाल से सटा है, जो तस्करों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा था।
खबर गया जिसे जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में ताज कॉलोनी के पास अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी करने का मामला सामने आया है। गोलीबारी करने के बाद अपराधी के भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी तस्वीर कैद हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 4 से 5 की संख्या में अपराधकर्मी मौके पर पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी घटना में किसी की घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही गोलीबारी करने वाला अपराधी पहचाना जाएगा, गिरफ्तारी होगी। खबर मुंगेर से है, जहां असरगंज के बिशनपुर जरारी रोड गैस एजेंसी के पास सड़क हादसे में घायल एक शख्स बेसुध पड़ा था। भीड़ उस घायल शख्स को देख रही थी, लेकिन किसी ने अस्पताल पहुंचाने की गनीमत नहीं उठाई। इतने में पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां पहुंची। भीड़ की वजह से गाड़ी को घटनास्थल से पीछे ही रोकना पड़ा। पुलिस वाहन में सवार सिपाही बिट्टू पांडे वहां पहुंचा। बिट्टू पांडे ने समय गंवाए बिना उस व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की संवेदनशीलता ने लोगों का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत वृंदावन से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन गए थे। वृंदावन में भगवान का आशीर्वाद लिया। तो वृंदावन पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को इससे पहले भी कई मंदिरों में आस्था के प्रति उनका स्नेह देखा जा चुका है और एक बार फिर से वो कृष्ण नगरी वृंदावन पहुंचे थे। भगवान का आशीर्वाद देने गया था। भगवान कृष्ण की धरती पे उनकी लीला भूमि पे आशीर्वाद देने गया था। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने 2 दिवसीय शिवहर दौरे पर कहा कि जन सुराज अभियान और इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं और 10-10 हजार रुपए बांटकर चुनाव जीतने के दावे को जनता और लोकतंत्र का अपमान बताया। आनंद मोहन ने कहा कि चुनावी वादे नई बात नहीं है। उन्होंने जनसुराज की पदयात्रा पर भी टिप्पणी की। इसके पहले ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? वो खुद जो निकाले थे ये वादों का पुलिंदा, तो वो क्या था? चाहे जो महागठबंधन के लोग कहे थे कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे, हम 30,000 देंगे, तो जो 30,000 देने जा रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे थे। और कौन कौन योजना, कौन कौन लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। तो कोई बोल रहे थे, कोई कर दिया। अंतर तो यही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत उद्योग धंधों का विकास और समृद्ध बिहार का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। इसी के तहत पूर्वी चंपारण के चकिया में और घोड़ासहन में 100 भूमि का चयन कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने भूमि के चयन के बाद गन्ना उद्योग विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है ताकि जल्द से जल्द चीनी मिल खुल सके। चीनी मिल के खुलने से स्थानीय किसानों को काफी लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ निश्चय पार्ट 3 के अंदर चीनी मिल का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। एक प्रस्ताव हम लोगों के पास प्राप्त हो गया है। एसडीओ चकिया के माध्यम से प्रस्ताव का ड्राफ्ट प्राप्त हुआ है और एक और प्रस्ताव हम लोगों ने घोड़ासहन के लिए हम लोग मांग रहे हैं ताकि घोड़ासहन में भी हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकें। पूर्वी चंपारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। बंद पड़ी 12 एवं मोतिहारी चीनी मिलों को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। जान लीजिए, सब जगह के बारे में किया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया आंगनबाड़ी भवन बेकार साबित हो रहा है। इन भवनों का उपयोग नहीं होने से स्थानीय लोगों ने इस पर कब्जा जमा रखा है। हैरानी की बात यह है कि आंगनबाड़ी भवन होने के बावजूद दर्जनों जगहों पर निजी भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 3711 है, जिसमें से 3117 केंद्र किराए के मकान या फिर दूसरे सरकारी स्कूल भवन में संचालित हो रहा है। राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीर सीतामढ़ी की दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्र बेहतर तरीके से संचालित हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा जगह जगह आंगनबाड़ी
केंद्र संचालित करने के लिए भवनों का निर्माण कराया गया है, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं इन भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित नहीं किए जाते हैं, जबकि जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है वो अपना मनमानी करते हैं और अपने घर पर आंगनवाड़ी केंद्र जबरन संचालित करने का काम करते हैं। तो हम आपको सरकारी आंकड़े का जो रिपोर्ट है वह बताने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले में 3788 कुल आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें से 3710 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगह जगह भवन निर्माण कराने के बाद भी 3117 जो केंद्र है वो निजी मकानों में और सरकारी स्कूल के भवनों में संचालित हो रहा है। यह तस्वीर सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की है, जहां पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर तकरीबन 17 लाख रुपए की राशि खर्च की गई, लेकिन इन भवन में फिलहाल पुआल रखे जा रहे हैं और भूसे रखे जा रहे हैं। तो तस्वीर को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र किस तरीके से संचालित हो रहे हैं और पारदर्शिता को ठीक तरीके से बरता नहीं जाए, इसके लेकर ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र है वो सेविका के घर पर संचालित हो रहे हैं। राकेश अंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और चलिए न्यूज़